कोरोना वायरस के जो कि अर्थव्यवस्था में दिखाई देंगे आसपास दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि सवाल यह है कि कोरोना वायरस का कोई सांस्कृतिक होगा। अगर सांस्कृतिक असर होगा तो क्या कोरोना वायरस के आने के पहले का जो वायरस, मेरी व्यक्तिगत धारणा है कि कोरोना वायरस के पहले का जो भारत था और कोरोना वायरस के आने का जो भारत है वो एक जैसा अब नहीं होगा। जो भारत था उसकी और अब जो सामाजिक चेतना नहीं रहेगी, बड़ा इम्पैक्ट संस्कृति और संस्कृति कर्मियों, लेखकों, बुद्धिजीवियों के ऊपर सीधे पड़ेगा। आप थोड़ी देर के लिए ठहर के सोचिए कि जिस समय कोरोना वायरस तेजी से भारत में पैर पसार रहा था तो हमारा जो मीडिया था वो कौन सी चीजों को लेके कवरेज दे रहा था। मीडिया के लिए, न्यायपालिका के लिए, तमाम चीजों के लिए सबसे बड़ा इशू कौन सा था? सबसे बड़ा इशू था निर्भया हत्याकांड। बलात्कार जुड़ी हुई खबरें, निर्भया हत्याकांड पर हैवी कवरेज आप कभी सोच ही न सकें। सबकी थी, मैं भी उसमें शामिल हूं, हम सबकी थी, हम सबके जहन में ये था ही नहीं। हम सबकी चेतना में शाहीन बाग बैठा हुआ था। हम कोरोना वायरस के इंपैक्ट को सोच ही नहीं रहे थे। तो एक तरफ साइबर में शाहीन बाग हावी था, जो प्रगतिशील लोग थे, डेमोक्रेटिक लोग थे, वे सारे के सारे लोग नागरिकता संबंधी नए कानून के विरोध के आंदोलन में इस कदर उलझे हुए थे कि उन्होंने कोरोना वायरस ही नहीं, वहीं दूसरी तरफ सरकार दूसरे मसलों पर, विपक्ष को उलझाने पर, विपक्ष की सरकार को गिराने पर इस कदर उलझी हुई थी कि उसने इस पूरे प्रसंग को, कोरोना के प्रसंग को गंभीरता से लिया। कोरोना वायरस के संक्रमण के सवाल सामान्य सवाल नहीं है, हम भारत के जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं। अधिकतर लेखक, बुद्धिजीवी ये एक वास्तव है कि कोरोना का क्या असर होगा अभी भी हम नहीं जानते। लेकिन मैं एक बात जरूर शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से कि कोरोना के आने के बाद का भारत वही नहीं होगा जो कोरोना के पहले था। कोरोना के बाद के भारत की वास्तविकता वह नहीं, न लेखक की चेतना वैसी हो सकती है, न सांस्कृतिक कर्मियों की चेतना वैसी हो सकती है, न मीडिया कर्मी और संस्कृति कर्मियों के जीवन की स्थिति। कोरोना वायरस ने सबसे अधिक जिस चीज को डिस्टर्ब किया है, हम खाते पीते लोग, मिडिल क्लास के लोग, उससे उतना डिस्टर्ब नहीं है। हम लोगों के जीवन में उसने कर दिया है। जो बहुत सारे पक्की नौकरियां हैं, जो अच्छी कंपनियों में काम करते हैं, जो कि इनकी तनख्वाहें फिक्स हैं, अब बची रहेंगी। मदद, कंपनियों की मदद उनको मिलती रहेगी। लेकिन हिंदुस्तान में 50 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं जो दैनंदिन मजदूर, ये जो दैनंदिन मजदूरी पर जीने वाले 50 करोड़ से अधिक जो लोग हैं, ये जो कि माइग्रेटेड करके दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए जा चुके थे, काम धंधे की तलाश में जा चुके थे, वहां काम कर रहे थे, नौकरी चली गई। इनमें से अधिकतर के धंधे चौपट हो गए, रोजगार चौपट हो गए।
हमें नहीं मालूम। अभी तो हमने वे लौटते हुए जत्थे देखे हैं जो अपने अपने तरफ भाग रहे हैं। हमें यह नहीं मालूम असर क्या होगा। हम पहले से ही बेकारी थे, से ही इस स्थिति से परेशान थे कि हमारे देश में पिछले 45 साल में जितनी बेरोजगारी के सारे रिकॉर्ड्स उसने तोड़ दिए। कोरोना वायरस के बाद यह बेरोजगारी और चरम पर जाएगी, देश की विकास दर और नीचे जाएगी। आप कल्पना कीजिए, जो मीडिया में काम करते हैं लोग, आप कल्पना कीजिए जो मीडिया में काम करते हैं लोग, वे जो रोज कम से हैं, चाहे वो सीरियल में काम करने वाले लोग हों, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हों, वे काम करेंगे तो उन्हें पैसा मिलेगा। कोरोना के बाद फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया इंडस्ट्री की वही अवस्था नहीं रहेगी, पेमेंट वैसा ही नहीं मिलेगा। हर बार मालिक यह कहेगा कि देखो अभी तो बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं है, कम पैसा लो और काम करो। सो आर्थिक स्थिति संस्कृति कर्मियों की लगातार से जी रहे थे। जो लेखक खुश थे कि हमारे 3 एडिशन बिके, 4 एडिशन बिके, कीजिए पुस्तक ऑलरेडी पुस्तक में था, लेकिन कोरोना के बाद में तो और भी ज्यादा संकट बढ़े। लाखों लोग काम करते हैं पुस्तक उद्योग में, इसलिए कोरोना के सांस्कृतिक प्रभाव को लेकर हम लोगों को सोचना चाहिए। कोरोना का सांस्कृतिक इंपैक्ट क्या होगा। दूसरी एक चीज और जो मुझे बहुत चिंतित कर रही है, मैं चाहता हूं कि आप लोगों की चिंता का भी हिस्सा बने। पिछले 3 महीने में खासतौर पर जो कोरोना की खबर आने के बाद मीडिया का, इवन जहां तक कि प्रधानमंत्री ने जिस दिन सुबह 7 बजे से लेके रात के 9 बजे तक का एक दिन का जो लॉकडाउन का आह्वान किया था, उस दिन भी सारे अखबारों की वेबसाइट हत्याकांड और उसकी फांसी की सजा से भरी पड़ी थी। हमारे जो मीडिया में काम करने वाले लोग हैं, मीडिया के जो मालिक लोग हैं, उनके लिए कोरोना कभी भी एक बड़ा विषय नहीं रहा। लॉकडाउन के बाद यह विषय बदला है। जिस दिन लॉकडाउन हुआ है, आप देखिए कि उस दिन किस तरह कवरेज था। सो हमारे यहां शासक वर्गों की भी यह अवस्था है। राजनेताओं में यह भ्रम रहा है कि कोरोना तो बस ऐसा ही है, चल जाएगा, और ये इसमें पक्ष विपक्ष दोनों ही शामिल हैं। बेहतर तो यह होता कि सारा विपक्ष संसद को जाम कर देता कि नहीं, कोरोना का खतरा है, हम संसद नहीं चलने देंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। कोरोना को लेकर विपक्ष ने तो वॉकआउट नहीं किया। सरकार जितनी बेखबर थी, विपक्ष उससे भी ज्यादा बेखबर था। कोरोना को लेकर इन दोनों का बुनियादी तौर पर रवैया एक ही है। देखिए, कोरोना एक बहुत गंभीर समस्या है। इसने हमारे पूरे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ताने बाने को, और खासतौर पर आर्थिक ताने बाने को तो पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। आप कल्पना कीजिए कि भारत पूरा का पूरा 21 दिन बंद, कहीं कोई काम नहीं होगा, कहीं कोई व्यापार नहीं होगा, कहीं कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, कोई भी किसी भी किस्म का उत्पादन नहीं होगा। भारत का कितना नुकसान होगा। और यह नुकसान घटने वाला नहीं है, बढ़ने ही वाला है। नौकरियां बढ़ने वाली नहीं है, बल्कि घटने ही वाली हैं। ऑलरेडी कोरोना के कारण कई करोड़ लोग नौकरियों से वंचित कर दिए गए हैं। तो कारखाने बंद हुए, छोटे छोटे उद्योग बंद हुए, लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया और लोग अपने घरों को लौटने के लिए मजबूर हुए। सोचिए हम लोग कितने गंभीर हैं, हमारा देश कितना चेतना संपन्न है। हम लोग जो कल तक विजय के घमंड में चूर थे कि हम जीत गए, हमारा नायक जीत गया, हम इसमें नशे में धुत थे कि हमारे नायक ने तो सारी दुनिया में लंगोटा फिरा दिया है और कोई उसे पछाड़ने वाला नहीं है।
आज स्थिति है कि वो नायक और नायक का पूरा सिस्टम पस्त पड़ा हुआ है, सारे देश में एकदम लॉकडाउन है। हमें नहीं में, इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारी स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, हमारी पर्यावरण संबंधी चिंताएं, हमारी शिक्षा संबंधी चिंताएं जो कल तक हाशिए के भी बाहर थीं, कोरोना के बाद ये अब हाशिए के बाहर नहीं रहेंगी। मुझे ये सोचकर सचमुच में अंदर से बहुत तनाव महसूस होता है कि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जिस समाज में ज्यादातर लोग एकदम तात्कालिकता में इस तरह कदर उलझे हुए हैं कि उन्हें गंभीर विषय दिखाई ही नहीं दे रहे। तात्कालिक राजनीतिक स्कोर सेटल करने में इस कदर उलझे हुए हैं कि हमें देश की गंभीर स्थिति का एहसास ही नहीं हो रहा है। इस स्थिति को आने वाले समय में आप और भी अधिक महसूस करेंगे। इसलिए कहने का अर्थ यह कि कोरोना के बाद देश की संस्कृति और देश की राजनीति, देश की सामाजिक चेतना वैसी ही नहीं रहेगी जैसी कि कोरोना के पहले थी। कोशिश करेंगे लोग कि फिर इसे सत्ता और विपक्ष के द्वंद्व में फंसा दिया जाए, लेकिन यह संभव नहीं होगा क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और यह अर्थव्यवस्था और आने वाले समय में और भी जटिल मुसीबतों में फंसेगी। रोजगार की संभावनाएं घटती जाएंगी। इसलिए हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को चेतना संपन्न बनाएं और बुनियादी सरोकारों के प्रति जागरूक करें। ये जो हमने एक तरह से छिपाने की कला विकसित की है पिछले 6-7 साल में, बल्कि मैं ये कहूंगा पिछले 10 साल में, 12 साल में यह कला ज्यादा विकसित हुई है कि हम जो सच को छिपाना चाहते थे, जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको दरकिनार करके, जो सतह के मुद्दे हैं, जो हाशिए के भी प्रश्न नहीं है, उन पर जो हम बहस करते रहे हैं, इसने हमें एक विभ्रम के निशाने पर लाके खड़ा किया। हम विभ्रम के शिकार बने हैं। हमें इल्यूजन होता है कि हम सच बोल रहे हैं, लेकिन हम सच नहीं बोल रहे होते। हम तो प्रचार कर रहे होते हैं, हम प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं। हमने सच के मुद्दे हमने केंद्र में ही नहीं रखे, हमने बुनियादी सवाल केंद्र में ही नहीं रखे। बुनियादी सवाल जो थे वे यथार्थ के सवाल थे, यथार्थवाद के रूपों के सवाल थे। साहित्य से यथार्थवाद के रूप चले गए और निर्मित यथार्थ के रूपों को साहित्य ने घेर लिया। तो आने वाले समय में यथार्थवाद पुनः एक ताकत के तौर पर साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में लौट के आएगा, इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। हम समझते नहीं हैं कि यथार्थवाद से अब आपका पीछा छूटेगा। कल तक यह था कि यथार्थवाद की बहस इररिलेवेंट थी। ये सभी क्षेत्र के लेखक विभिन्न तरीके से इसको मान, हमने क्या मान लिया? हमारे लिए जेंडर के सवाल प्रमुख हैं, हमारे लिए माइनॉरिटीज के सवाल प्रमुख हैं, हमारे लिए आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स के सवाल प्रमुख हैं, हमारे लिए रिजर्वेशन प्रमुख है, हमारे लिए राम मंदिर प्रमुख है, हमारे लिए और दूसरे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। लेकिन बुनियादी सवाल था कि मनुष्य बचेगा या मरेगा। प्रश्न हमारे सामने उपस्थित किया है कि मनुष्य का अस्तित्व बचेगा या मनुष्य का अस्तित्व नष्ट होगा। हमें मनुष्य के बुनियादी अस्तित्व से जुड़े हुए सवालों पर नए सिरे से बहस शुरू करनी चाहिए, नए परिप्रेक्ष्य में बहस शुरू करनी चाहिए। हमें यह बात बार बार उठानी होगी कि नव्य आर्थिक उदारीकरण के दौर में जो यथार्थवाद गायब हुआ था क्षितिज से, की जो बहस गायब हुई थी क्षितिज से, उसने संस्कृति के लिए जो क्षति की है, उस क्षति को कैसे हम लोग रिकवर करें। और क्षति को रिकवर करने का एक ही तरीका है, यथार्थ के बुनियादी प्रश्नों को फिर से उठाया जाए। उन तमाम प्रश्नों को छोड़ देने की जरूरत है जो हमें उत्तेजित करते हैं। उन तमाम प्रश्नों को छोड़ने की जरूरत है जो इमोटिव ढंग से हमें प्रोपेगेट करते हैं। हम बुनियादी सवालों की तरफ जब तक नहीं लौटेंगे, यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है। कोरोना के बाद में जो विकसित सांस्कृतिक सामाजिक यथार्थ होगा, उस विकसित सांस्कृतिक यथार्थ को आप पकड़ पाएंगे। कारण यह है कि
आने वाले समय में और भी ज्यादा छिपाने की कला का विकास होगा, वर्चुअल रियलिटी और साइबर कल्चर का और ज्यादा फैलाव होगा, और हमारे सामने यह चुनौती आएगी क्योंकि हमारे बीच में ऐसे समूह बन चुके हैं जो सिर्फ सच को छिपाने के लिए काम करते हैं। आज आप अखबार देखकर, आप टेलीविजन न्यूज देखकर यह महसूस नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान में कोई त्रासदी घट रही है। सिर्फ ऐसा लग रहा है कुछ लोग माइग्रेट कर रहे हैं, भाग रहे हैं, हमने उन्हें बस दे दी, वो बस से चले गए। नहीं, यह मामला इतना सरल सीधा नहीं है। कोरोना ने महात्रासदियों को जन्म दिया है। इन त्रासदियों की खोज की है। एक झटके में कई करोड़ लोगों की नौकरी गई है, यह जान लीजिए आप। ये कई करोड़ लोगों की नौकरियों का जाना एक सामान्य घटना नहीं है। अगर इसे सामान्य घटना और एक सामान्य सा माइग्रेशन समझ रहे हैं हम लोग, तो एक गलतफहमी है। जो करोड़ों लोग अपनी जमीन बेचकर, अपनी जमीन से बेदखल होकर शहरों में आए थे, अब वे शहरों से बेदखल होकर पुनः गांव में लौट रहे हैं, जहां उनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। कहने का अर्थ यह कि त्रासदियों को, जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ी हुई त्रासदी को हमें रचना के केंद्र में लाना होगा, और हमें इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ये पैटर्न में जो हम लोग फंसे हुए हैं, इससे हमें कल्चर को निकालना होगा। अगर हम नहीं निकाल पाए तो तय मानिए बार बार कोरोना जैसी त्रासदियां हमारे बीच में आएंगी और पूरी मानव सभ्यता को नष्ट करेंगी। इसलिए अस्तित्व का सवाल, मनुष्य जाति बचेगी या जाएगी, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आरक्षण बचेगा या जाएगा, यह महत्वपूर्ण या नहीं बनेगा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि मनुष्य बचेगा या नष्ट होगा। इसलिए मनुष्य के अस्तित्व के सिरे से मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में केंद्र में लाने की जरूरत है। हमें दलीय परिप्रेक्ष्य कुछ हद तक मदद कर सकते हैं, चुनाव में मदद कर सकते हैं, लेकिन चुनाव के बाद तो मदद नहीं करते। इसलिए नई दुनिया को अब आप जान लीजिए, आप उससे भी ज्यादा कर्ज में डूब चुके हैं। यह ठीक है कि रिजर्व बैंक ने कह दिया है कि 3 महीने तक लोन की किस्त मत लो, लेकिन चुकाओगे कहां से? और जिन लोगों की नौकरी चली गई है, उन लोगों को कर्ज कौन देगा? इन करोड़ों लोगों के का जीवन कैसे चलेगा अगले 3 महीने, 4 महीने? जब तक इनको काम नहीं मिलता, ये क्या करेंगे? ये कैसे खाएंगे? इसलिए आम लोगों के जीवन, कोरोना का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि लॉकडाउन कर दिया, घरबंदी कर दिया, घर में रख दिया। नहीं, कोरोना का मतलब है त्रासदियों के महाआख्यान की शुरुआत। और ये हमने जिस दिन मिस किया, हमने इसे कैजुअली लिया कि नहीं, कोरोना तो ऐसे ही था, वो 21 दिन की वैसे ही घटना थी। नहीं, ये कैजुअल घटना नहीं है। कोरोना का इंपैक्ट बहुत व्यापक है। करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए हैं, कई करोड़ की नौकरी